अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ की जो सियासत है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है? क्या जेल भरो तहरीक को आखिरी उम्मीद समझा जाए? क्योंकि इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बीच बचाव करने वाले हमें नाराज़ नज़र आ रहे हैं या न्यूट्रल बनकर बीच में आना नहीं चाहते। अपनी रजीम चेंज के बाद से इमरान खान फौरी इलेक्शन से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं और वो अपनी सियासी मकबूलियत को अपनी जारहाना सियासत के साथ साथ ही आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने बिलाशुबा सियासत के बहुत से स्टीरियोटाइप्स तोड़े। जैसे हमारी सियासत में ये समझा जाता है कि सियासत की जेब फटी होती है, इसमें हर वक्त दाने डालते रहना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने खरीदो फरोख्त और टिकटों के लालच की सियासत नहीं की। हमारी सियासत में ये समझा जाता है कि हुकूमत जाते ही सियासी परिंदे उड़ने लगते हैं, लेकिन इमरान रजीम चेंज के बाद उनके साथी उड़ने की बजाय मजीद डट कर साथ खड़े हो गए। हमारी सियासत में ये समझा जाता है कि एक सियासतदान को नहायत लचकदार होना चाहिए, लेकिन अब तक इमरान खान ने बहुत कम लचक दिखाई है। हमारी सियासत में ये समझा जाता है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कीमे वाले नान और बिरयानी दी जाती है, लेकिन इमरान खान के जलसों में आज भी अवाम बगैर नान और बिरयानी के पहुंच जाते हैं। हमारी सियासत में ये समझा जाता है कि एक हुकूमत फेल होने के बाद इस पार्टी की सियासत अगले दौर के लिए रिजेक्ट कर दी जाती है, लेकिन यहां इमरान खान की असल मकबूलियत उनकी हुकूमत फेल होने के बाद सामने आई। हमारी सियासत में यह समझा जाता है कि मुफाहमत करो और अपना हिस्सा लो, लेकिन इमरान खान ने हिस्सा लिया ना इत्तेहादियों को मुनासिब हिस्सा दिया। माजी में MQM ने इसीलिए साथ छोड़ा। हमारी सियासत में समझा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की नाराजगी के बाद हुकूमत के साथ साथ पार्टी और सियासत का खात्मा हो जाता है, लेकिन इमरान खान ने इस मिथ को भी खत्म करके एस्टैब्लिशमेंट की मुखालिफत के बावजूद भी खुद को अवाम में मनवाया। हमारी सियासत में यह समझा जाता है कि ऑडियोज वीडियोज लीक होने के बाद सियासत खत्म हो जाती है, लेकिन इमरान खान की ऑडियो लीक्स के बाद भी उनके चाहने वालों में कोई कमी नजर नहीं आई। ये सारी इमरान खान की खूबियां हैं, मगर इन खूबियों में बहुत सी खामियां भी छुपी हैं। इमरान खान का समझौता ना करने का उसूल अपनी पोजीशन तक तो ठीक था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगाकर बिगाड़ लेना, क्या ये ठीक था? इदारों के खिलाफ मुहिम जोई से अवामी मकबूलियत हासिल करना, क्या ये ठीक था? मुफाहमत की सियासत करते तो आज उनके साथी गिरफ्तार हो रहे होते, ना ही किसी इल्जाम की सूरत में मुकदमात बनते। अब इमरान खान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का इंदिया दिया है, जो जारहाना फैसला तो है लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि माजी में भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए जब इमरान खान ने बिजली के बिलों को जलाने की बात की या टोल टैक्स अदा न करने का ऐलान किया 2014 के धरने में, तो उसमें भी उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी। तो क्या जेल भरो तहरीक भी बाउंस बैक करने वाली है? क्योंकि हुकूमत ऐसी गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार है। वजीर दाखिला का मानना है कि उनके पास इस तहरीक का इलाज मौजूद है। इस्लामाबाद को मैं लॉक कर दूंगा, मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊंगा, मैं यहाँ पे किसी को निकलने नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन की तारीख लेके जाऊंगा, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा। 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या है? अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। अब नाजरीन, राना साहब के पास तो एक ही इलाज है और वो है डंडा सोटा चलाओ और तहरीक को कुचल के रख दो। माजी में भी ऐसे लॉन्ग मार्च और तहरीकों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इंडिया के वजीर दाखिला से तशबीह देते हैं। वो क्या कहते हैं, जरा देखिए। राना सनाउल्लाह में और हिंदुस्तान के वजीर दाखिला में क्या फर्क है? जब ये तहरीके इंसाफ के कारकुनों के ऊपर आंसू गैस मारने का फखर से जिक्र करता है, जब ये गोलियां मारने का फखर से जिक्र करता है, तो यही काम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। इस हुकूमत ने एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के लोगों को आईन में दी गई बुनियादी हकूक सलब किए। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के ताकत का जो इस्तेमाल है ये कोई नई बात नहीं है। हुकूमतें बदली, मगर ये पॉलिसी आज वैसी की वैसी है, ये नहीं बदली। पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक की टर्म ये भी कोई नई नहीं है। 1977 में सहाफ़ियों ने ज़ियाउल हक की आमरीत में अखबारात की बंदिश पर जेल भरो तहरीक शुरू की, लेकिन उस तहरीक को मकबूलियत बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 1986 की सियासी जद्दोजहद के दौरान मिली।
सामने एक बार फिर फौजी आमिर ज़ियाउल हक था और मुल्क में सियासत जुर्म थी। जिस दुकान पर भुट्टो की तस्वीर नजर आती थी उस दुकानदार को ही उठा लिया जाता था। सियासी सरगर्मियों पर बंदिश पर बेनज़ीर भुट्टो ने अगस्त 1986 को जेल भरो तहरीक शुरू की, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर से जेल भरो तहरीक के लिए जियालों की लिस्टें मंगवाईं, लेकिन तो उसमें न जाने कैसे फेक फहरिस्तें शामिल हो गई। गिरफ्तारी का जब वक्त आया तो जाले हाथ ही ना आए। ये जेल भरो तहरीक फिर ऐसे नाकाम रही। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जेल भरो तहरीक की धमकी वो दे चुके हैं, लेकिन वो महज सिर्फ एक ऐलान तक ही थी। अब इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का जो इंदिया दिया है, तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से कप्तान ने जमान पार्क में कल एक मुशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें सारी स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन हैं, ये जेल भरो तहरीक का जो एक चैलेंज है जो उनके कप्तान ने उनके सामने रखा है, क्या ये उस पर पूरा उतर सकेंगे? क्या हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई और डेडलॉक का खमियाजा फिर एक आम पाकिस्तानी ही भुगतेगा? एक तरफ इलेक्शंस है मार्च में, दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक, तो कैसे ये सब तहरीक इंसाफ करेगी? मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब आपका। इफ्तिखार दुरानी साहब, क्या ये बात तय है कि जेल भरो तहरीक आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना ही करना है? आप देखें अगले महीने 16 मार्च को 19 मार्च को कौमी असम्बली की जो सीटें खाली हुई हैं उस पर इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, तो बड़ी कंफ्यूज सी पॉलिसी लगती है कि एक तरफ आप लोगों ने इलेक्शंस लड़ने हैं, लोगों ने वोट देने के लिए निकलना है, दूसरी तरफ आप लोगों का माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जो है ना वो जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। इतना आसान है जितना कल खान साहब ने ऐलान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि इमरान खान एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं और सोल्यूशन भी ऐसे ही लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप इमरान खान की तारीख देखें तो सब ने ये कहा कि वो शौकत खानम नहीं बना सकता, क्रिकेट कैप्टन नहीं बन सकता, क्रिकेट बॉलर नहीं बन सकता, अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। इस तरह की बड़ी बातें इमरान खान को मिली, लेकिन फाइनली उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। और आज जो आप इंट्रो में बता रहे थे कि उन्होंने वो भी कर दिखाया जो कि नामुमकिन था पाकिस्तानी सियासत में, बगैर इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत से बाहर निकल के इतना पॉपुलर बनना। मेरा ख्याल है इमरान खान का जो अलमिया पे एतकाद है अल्लाह ताला पे, और अल्लाह ताला की जो मदद है और अवाम की मोहब्बत जो है, क्योंकि देखें ये जो सोच है ये अल्लाह भी इंसान के जहन में डालता है। अल्लाह ताला की कुदरत है सोच के ऊपर, तो वो इंसानों के दिलों में मोहब्बत भी डालता है और सोच भी डालता है। तो मेरा ख्याल ये आम आवाम के जो इमरान खान के आप लोगों के पीटीआई के चाहने वाले हैं वो वोट की हद तक तो मोहब्बत करते हैं, इमरान खान को वज़ीर आज़म तो देखना चाहते होंगे, लेकिन आज इस महंगाई के दौर में जो उजरत पर दिहाड़ी पर काम करता है वो जेल में जाना क्या अफोर्ड कर सकता है? इतने सीनियर सियासतदानों का ये हाल हो रहा है कि 4-4, 5-5 दिन की जो जेल काट के आ रहे हैं, उनके हालात सुने तो खौफ आता है कि सियासतदानों के साथ हो क्या रहा है। तो एक आम बंदा जेल में कैसे जाएगा, उसके एक आम बंदे के साथ क्या सलूक होगा, फिर वो कब बाहर आएगा, उसको बाहर कौन निकालेगा, कौन उसको बाहर आने देगा? एक आम आदमी के जहन में ज़ाहिर ये सवालात उठेंगे। देखिए, हमारी एक बड़ी मुनज़्ज़म जो है तंजीम है जिसका नाम है इंसाफ लॉयर फोरम, जहाँ पे भी हमारे जो वर्कर्स हैं या हमारी इवन लीडरान के जो केसेस होते हैं वो ही मैनेज करते हैं। मैं बज़ाते खुद तैयार हूँ, ये जो इमरान खान का जो ऐलान है उसमें मैं सबसे पहले, जैसे ही वो ऐलान करेंगे, सबसे पहले मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। देखें जी, ये जो मुल्क है ना शाजिया, ये एक उसूल का नाम है। इमरान खान ने उसूल की सियासत की है, या अगर आप देखिए इनका कोई उसूल नहीं है, जहाँ पे दिल करेगा जोड़ तोड़ करके और वापस पावर में आ जाएंगे। इमरान खान का उसूल है वो ये नहीं कि मैं खाली पावर में आऊँ, वो क्या है कि जो इस पाकिस्तान को बनाने के लिए ख्वाब देखा गया था वापस हमने उस तरफ जाना है, वो कितना अचीव कर पाता है ये तारीख बताएगी। आप लोग तो जेलों में चले जाएंगे, आम आदमी से भी पूछ लें कि आम आदमी जेल में जाने को तैयार है? आम आदमी जेल जाकर बैठ जाएगा, रात को उसके बच्चों के लिए कमाकर कौन लाएगा? उसके घर में रोटी कैसे बनेगी, चूल्हा कैसे जलेगा, उसके बीवी बच्चे गुजारा कैसे करेंगे? शारजा, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ इस वक्त कौम तैयार है। इसके बीच में और इंतशार के बीच में सिर्फ एक शख्स खड़ा है, उसका नाम है इमरान खान। मैंने अभी देखा
जबकि इमरान खान ने खुद कॉल नहीं दी हुई थी, मुराद सईद ने कॉल दी हुई थी अमन मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। वो तमाम अजला में लोग निकले वहां पे, आप उनका सेंटिमेंट तो रीड करें। अमन मार्च दैट इज डिफरेंट थिंग ना, जेल में जाना एक और अजियत है, वो एक और तकलीफ है जो आप अपने कारकुन को देने जा रहे हैं या देना चाह रहे हैं। अमन मार्च के लिए निकलना, घंटे 2 घंटे के लिए निकलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है वो निकल आते हैं। जेल में जाने के कौन तैयार होगा? सब तैयार हैं। ये शाजी आप देखिएगा, ये मेरा सेगमेंट रिकॉर्ड है, आप उसको देखिएगा। जब ये इमरान खान बोलेगा, लोग खड़े हैं, इनसे नफरत करते हैं लोग। ये कोई देखिए, इस वक्त जो वो है, जो क़यादत है मुल्क में, ये तो माफिया बेसिकली मुजरिम है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में आबिद बॉक्सर से पूछे, वो कहते हैं पुलिस मुकाबला बंदे मरवाते थे, भट्टियों में बंदे जलाते थे। सारा जो सियासी मुझे एक बात बता दें इफ्तिखार दुरानी साहब, हाँ जी, जेलों में आप जाना चाहते हैं, मार्च में जो कौमी असम्बली, आप लोग अब दूसरी तरफ कौमी असम्बली में वापस भी जाना चाहते हैं ना, इसीलिए इमरान खान ने तमाम हलकों से अपना अकेले लड़ने का फैसला वापस लिया और दूसरे लोगों को टिकट्स दे रहे हैं। आप लोगों ने जेलों में वक्त गुजारना है या बाहर इलेक्शन करना है? क्या करना क्या आप लोगों ने? देखिए, इस वक्त ये शैम डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, इसमें अपोजिशन नहीं है। जब शैम डेमोक्रेसी होती है, हमारा उसूली मौकफ ये था कि ये एक रजीम चेंज के थ्रू हमारे पर हुकूमत मुसल्लत की गई थी। हमने इस्तीफा दे दिए थे 10 अप्रैल को, इलेक्शन तो हुआ नहीं है। अभी जो ये इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, इसमें तो खुद भी शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो देखेंगे, आगे लड़ा जाएगा, इलेक्शन का भी अनाउंस होगा कौन सा इलेक्शन होता है। लोगों ने वोट करना है। 16 मार्च को हो रहे हैं, 19 मार्च को हो रहे हैं। अगर सब लोग जेलों में हुए, मुझे आप ये बताएं, जाहिर है अवाम के साथ साथ पहले लीडर जेलों में जाएंगे तो पीछे अवाम आएंगे ना। इलेक्शन लड़ने वाले ही जेलों में चले जाएंगे तो इलेक्शन कौन लड़ेगा भाई? यहाँ पे बड़े इलेक्शन लड़ेंगे जी, लोग जेलों से लड़े हैं और वो इलेक्शन जीत चुके हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ जी, पाकिस्तान के लोगों का जो इस वक्त सेंटिमेंट है ना शाजिया, वो रीड करें। अगर इमरान खान पीछे हट जाए, ये लोग 1 घंटा पाकिस्तान में नहीं रह सकते। वैसे उसने खारदार तारे लगाई हुई है मरियम ने शादी हॉल के अंदर। आपका ख्याल है कि उसके साथ स्क्रूटनाइज होके आते हैं लोग वहां पे? आपने कभी देखा है वो प्रोसेस? ये नून लीग के जो इस वक्त हो रहे हैं, जो छोटे मोटे शादी हॉल के कन्वेंशन होते हैं, वो आपने देखे? उन्होंने खारदार तारे लगाई हुई हैं। उनको पता है जो अवाम है वो उनको देखना नहीं चाहती है। ये जबरदस्ती की। लेकिन अभी तक तो आपकी पॉलिसीज में बड़ा कोई कंफ्यूजन भी नजर आ रही है, तजाद भी नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली देखें देखिए शाजिया, इन्होंने सबसे पहले शहबाज गिल को उठाया, इसको बहना किया, उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, उनको बाहर निकाला, उसको जुल्म किया। उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद उठाया स्वाति साहब को, उसके साथ ये जुल्म किया। कोई बंदा भी इस्लामी माशरे में या किसी माशरे में सोच नहीं सकता 75 साल बूढ़े इंसान की बरन्ना वीडियो उसकी बीवी को भिजवा दें। उसके बाद फिर उन्होंने उठा लिया फवाद चौधरी को, फवाद चौधरी के साथ जो जुल्म किया उन्होंने। इसी तरह तो मैं कह रही हूँ कि बड़े लीडरान, बड़े सियासतदानों के साथ ये हो रहा है, आम आदमी ये बर्दाश्त कर सकेगा? आम आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा ये जुल्म? गुड, ये भी अच्छी बात की आपने। खौफ के आगे जीत है, हम सब का एक दिन लिखा हुआ है, मेरा भी लिखा हुआ है, आपका भी लिखा हुआ है, और ये जो जालिम हम पे जिस वक्त हुक्मरान है इनका भी लिखा हुआ है। अल्लाह मियाँ ने हर बंदे को एक मौका जरूर देता है कि वो अल्लाह मियाँ के सामने सर में सुजूद हो, और जब उसे जिंदगी लेनी है ले लेगा। जो ये जुल्म है, इस खौफ से तो जान छूट जाएगा। चलिए मुझे अपनी स्ट्रैटेजी तो क्लियर कर देना, मेरे सवाल का तो जवाब दे दे। इलेक्शन लड़ेंगे या जेलों में रहेंगे? अभी तो सूरत हाल देखें, ये जो हुकूमत है इसने IMF को डील करना है। ये मुल्क जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से इंतशार की तरफ जा रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है। ये खुद तो दिन गुजार रहे हैं 16 तारीख तक, 16 मार्च तक। इनके तो घंटा इनसे गुजरना मुश्किल हो चुका है। ये भड़के हैं सारी की सारी। राना सनाउल्लाह की आपने भड़के सुनाई है हमें कि हम ये कर देंगे। हमने भड़के नहीं सुनी, हमने 25 मई को देखा है जनाब, हमने 25 मई को देखा है। जो बात परवेज इलाही भी करते थे, इन्हीं खदशात का इजहार करते थे जो आज हो रहा है, और हमने खुद देखा है 25 मई को। आपके लोग बाहर निकले ही नहीं थे इसी खौफ से। 25 मई के डंडे लोग बर्दाश्त नहीं कर सके, जेलों में पड़ने वाले डंडे बर्दाश्त करेंगे लोग? शाजिया, मैं इस नेशनल टेलीविजन पे बात नहीं करना चाह रहा, इसमें इमरान खान का बड़कपन था। राना सनाउल्लाह वो पाकिस्तान में नजर ना आता। यहाँ पे आप लोगों को जो मुश्तिल है उसमें एक शख्स खड़ा था, उसका नाम था इमरान खान। उसने खून खराबे से बचाया इस पाकिस्तान को, और वापस चला गया, और उसने वो जुल्म भी बर्दाश्त कर लिया। ये अवाम जो है, आप सोच नहीं सकती इस वक्त जिस मुल्क ने 19 साल जंग लड़ी हुई, उसका खिता यहाँ पे बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा है,
खैबर पख्तूनख्वा सारा का सारा जो है जंग लड़ने के बाद उन्होंने मोटर गोले देखे हुए हैं, जहाज देखे हुए हैं, ड्रोन देखे हुए हैं। राना सनाउल्लाह का डंडा क्या चीज़ है उनके लिए? ये तो सिर्फ बात ही है कि लीडर शरीफ है, वो इनकी तरह जालिम नहीं है, मॉडल टाउन में बंदे नहीं मरवाए हुए हैं, बंदों का कातिल नहीं है, बंदों को भटिया में नहीं जलाया हुआ। जो कल मुशावरती इजलास हो रहा है जमान पार्क में, कल फैसला होगा, डेट कल अनाउंस होगी कि कब से ये तहरीक शुरू करनी है आप लोगों ने? उम्मीद है जल्द अनाउंस हो जाएगी। इमरान खान साहब अभी उसके ऊपर जो है, तो जो एक्चुअली ना सीक्वेंस है जिसमें ये जाना है जेलों में, क्योंकि देखिए जेल तो वैसे भी लेके जा रहे हैं ना। शेख रशीद के साथ जो जुल्म किया उन्होंने, मतलब कि वो 73 साल बूढ़ा शख्स, ये जो पुलिस है इस्लामाबाद की, ये जालिम जो है उस औरत को तो नहीं बचा सके जिसके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है F9 पार्क में। जो दिल है इस्लामाबाद के उसमें ज्यादती होगी, लेकिन शेख रशीद के साथ जुल्म करते रहे। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान को रोकते रहे, जुल्म करते रहे, उसके बाद फवाद चौधरी के साथ जुल्म करते रहे। जब रियासती इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद खत्म होना शुरू हो जाए शाजिया, वो बड़ा खौफनाक टाइम होता है इस वक्त। तो आप लोग ये रियलाइज कर लेना, शायद ये रियलाइजेशन का ही वक्त है सबके लिए, आप लोगों के लिए भी और पीडीएम के लिए भी, कि कल को आप लोग हुकूमत में ना आए तो कल से फिर ये इंतकामी कार्रवाइयां ना शुरू हो जाएं जो आज आप लोगों के साथ हो रही हैं, या जो आप लोगों के 4 साल दौर में पीडीएम के लोगों के साथ हुई। शाजिया, बात यह है कि सारे के सारे करप्शन के केसेस में थे। पैनामा हमसे पहले हुआ, मरियम जो है, मैं तो देखे ना जी, मैं हैरान ये हूँ, हमारे नेशनल टेलीविजन पे एक खातून जो हराम के पैसे अपने वालिद के लेके, उसका मतलब बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हराम के पैसे बाप किसके नाम के थे, वो निकलती है औरत, बाहर जाती है, बाप के गुलाम जो सरखरीद है, सर झुका के जो खड़े हैं, वो उनको वो तकरीर करती है। फिर आगे से उसी तरह के कीमे के नाल वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको ये बातें सुनाती हैं, और महंगे महंगे कपड़े पहन के आके, और फजूल गुफ्तगू। न इसने सियासत पढ़ी हुई है, न मईशत पढ़ी हुई है, न फिलोसफी पढ़ी हुई है, न इसने लॉ पढ़ा हुआ है। फजूल गुफ्तगू, लेक्चर लाइन गुफ्तगू सुन रहे हो, टीवी पे लेके आते। हमने कोई मुकदमा नहीं किया हुआ, सारे मुकदमे करप्शन की वजह से ये जेल गए थे। हमने कोई बगावत का मुकदमा इनके ऊपर नहीं किया, इन्होंने सारे बगावत के मुकदमे हम पे किए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम बोल रहे हैं। ये 21वीं सदी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हेनरी किसिंजर जो है अपनी किताब में वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को कहता है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी बदल दी है। खुदारा समझ लो, अमेरिका को समझा रहा था। इधर हमारे जो बेवकूफ हुक्मरान है वो समझ नहीं रहे। ये 5वां बड़ा मुल्क है आबादी की राह से देखते हैं कि कल मुशावरती इजलास में इस हवाले से जेल भरो तहरीक में क्या फैसले होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद साल पहले इस कौम को दहशतगर्दी ने जो ज़ख्म दिए उनसे अभी भी खून रस रहा है। हम उस दर्द को भूले नहीं जब हमारी मसाजिद महफूज थी, ना बच्चों के स्कूल। पाकिस्तान के लगभग सारे ही बड़े शहरों में ना होटल महफूज थे, ना अस्करी दफातर। दहशतगर्द हमारे गली मोहल्लों तक पहुंच गए थे। पाकिस्तान को एक बार फिर हम दुश्मनों का सामना है। पेशावर धमाके के बाद सब सियासी और अस्करी जो क़यादत है, सब बैठे और मिलकर ये फ़ैसला किया कि हर किस्म की दहशतगर्दी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। मुझे वो दिन भी याद है जब एक ऐसी ही एपेक्स कमेटी ने दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए 21वीं तरमीम के ज़रिए मुल्क में फ़ौजी अदालतें बनाने का फ़ैसला किया और फिर हज़ारों छोटे बड़े ऑपरेशंस करके TTP के दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया या उन्हें पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकाल दिया था। हज़ारों कुर्बानियाँ दी गई, लाखों लोग बेघर हुए, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करके इस कौम ने इस दहशतगर्दी से जान छुड़वाई थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इन दहशतगर्दों की वापसी कैसे हुई। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की वापसी से TTP कमज़ोर होने की बजाय मजबूत कैसे हो रही है। इमरान खान के दौरे हुकूमत के आखिरी साल में TTP से मुज़ाकरात की खबरें आने लगी और इन मुज़ाकरात में हमारे कबायली जरगे के बड़ों के साथ साथ तस्करी हुकाम की मौजूदगी की भी तस्दीक की गई। बताया जाता था कि TTP के साथ इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के सिराजुद्दीन हक्कानी सालिस बने, क्योंकि अफगान तालिबान का मानना था कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन साथ वो ये भी चाहते थे कि TTP को पाकिस्तान एक मौका भी दे,
लेकिन ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे और किस वक्त जंग बंदी ख़त्म हुई, फिर कोई खबर नहीं आई। और आज सूरत हाल ये है कि सवात की पहाड़ियों से भी इनकी मौजूदगी की खबरें आती हैं और पाक अफगान बॉर्डर बेल्ट से भी इनका पाकिस्तान में आना अभी तक ये रुक नहीं पाया है। हुकूमत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी क्यों समझा गया? पाकिस्तान में तालिबान की दूसरी बार आबादकारी पर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ इमरान खान ऐसा कर सकते हैं या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी भी इसमें शामिल थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन पेशावर समेत तमाम बड़े शहर सेफ सिटी यानी कैमरे की आंखों से महरूम हैं। ऐसे में कैसे दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात पर ब्रेक लगाई जा सकती है? दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए कौम तो तैयार है, पाक फौज भी तैयार है, क्या सियासतदान भी तैयार हैं? क्या वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर क्या इकट्ठे होंगे? क्योंकि ये वक्त जो है ये इल्ज़ाम तराशियों का नहीं है, मुत्तहिद होने का है, मुकाबला करने का है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर अफ़गान उमूर अयाज़ वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ वज़ीर साहब आपका। अयाज़ वज़ीर साहब, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है पेशावर में, दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के छोटे बड़े वाक़यात हो रहे हैं, क्या ये जो मुज़ाकरात शुरू किए गए थे TTP के साथ, जिसमें पाकिस्तान में बड़ी मुखालफत भी एक तबका कर रहा था कि कैसे हम इन दहशतगर्दों के साथ उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे, क्या ये उन मुज़ाकरात की नाकामी का नतीजा है कि इन दहशतगर्दों ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया? देखिए, मुज़ाकरात करना कोई गलत बात नहीं है। हर एक जंग, हर एक लड़ाई, हर एक फसाद का हल मुज़ाकरात ही के ज़रिए होता है। लेकिन जिस तरीके से ये मुज़ाकरात किए गए या जिस शख्सियत ने ये मुज़ाकरात किए गए या जिस वक्त ये मुज़ाकरात किए गए, ये सब गलत थे। इस तरह नहीं होते मुज़ाकरात ऐसे संजीदा लोगों के साथ और ऐसे लोगों के थ्रू जो न उनके रस्म व रिवाज को जानते हैं, न उनकी ज़बान को जानते हैं, और फिर ऐसे वक्त में करते हैं जो उसका ये वक्त नहीं था। काश के ये मुज़ाकरात पहले होते थोड़ी देर और उन लोगों के ज़रिए होते जो मुज़ाकरात ऐसे लोगों से करना जानते हैं। हाँ। ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा नहीं तो कबायली लोग भी तो शामिल थे। नहीं, बीबी कबायली लोगों को तो तब बुलाया जब सारी चीज़ें तकरीबन उनके दरमियान जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे कुछ अंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई, उस पर ठप्पा लगाने के लिए फिर कबायली लोगों को भी बुला लिया, फिर उलमा को भी बुला लिया, लेकिन वो गाड़ी आगे इसलिए नहीं चली कि वो तरीका गलत था। ये तरीका ऐसे सीरियस मुज़ाकरात के लिए जो तरीका इख्तियार किया वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मजबूरन कि वो तरीका या वो शख्सियत गलत थे, इसलिए कामयाब नहीं हुए। नहीं तो ये भी तो कहा जाता है ना कि जो तालिबान की TTP की शराइत थी वो भी मिनो-अन मानना ये भी नामुमकिन सी बात है, उनको नहीं माना जा सकता जो वो शराइत सामने रख रहे थे। देखिए बीबी, ये जो मुज़ाकरात होते हैं उनकी सारी बातें न तो कोई खुल के कह सकता है और न कहना चाहिए जब तक के एग्रीमेंट नहीं होता। तो वो तो कहते TTP वालों से जो उनके लोगों के थ्रू हमने सुना है कि उनको ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि हाँ ये हम करा देंगे, लेकिन इधर दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल रेड लाइन है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट करते। ये तो खैर दोनों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि ये जो मसला है आपका TTP वाला, ये ऐसी सख्त मूजी बीमारी है कि इसको हम सरदर्द समझते हुए पैनाडोल से हल कराना चाहते हैं, दर्द सर का इलाज। ये दर्द सर वाला इलाज नहीं है, ये कैंसरस बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करना होगा। अयाज वजीर साहब, ये भी तो मसला है ना कि TTP कोई एक धड़ा नहीं है, ये मुख्तलिफ धड़ों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप से आप बातचीत करते हैं, वहाँ आपके मामला तय होते हैं, दूसरा ग्रुप दहशतगर्दी कर देता है, दूसरे ग्रुप से बात करते हैं, तीसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या हमें इस बात का दराक है, क्या ये चीज़ें डिसाइडेड थी कि किस ग्रुप से बात करनी है, किस ग्रुप से बात नहीं करनी है? एक ग्रुप से अगर आप बात करते हैं वो कामयाब हो भी जाती है तो दूसरा ग्रुप कार्रवाइयाँ करेगा
इस सारे मसले को हल कैसे करना है, टीटीपी को एक पेज पर कैसे लेके आने, सबके साथ बातचीत कैसे मुमकिन है? देखिए बीबी, जब तक आप उन वजूहात की तरफ न देखे जिनकी वजह से ये मुख्तलिफ जिस ग्रुप जो आप कह रही है बने हैं, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? फिर तो वही आप वाली बात है कि एक दड़े से दूसरे दड़े की तरफ भागोगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। उन वजूहात को टटोलो जिनकी वजह से ये लोग बने हैं। आपने वार ऑन टेरर में जो पॉलिसी इख्तियार की थी, ये उसी की पैदावार है। वो पॉलिसी गलत थी, वो फ्लॉट पॉलिसी थी। उसका बरमला इजहार पिछले आर्मी चीफ ने भी किया था कि ये हमारी जंग नहीं थी, हमारे ऊपर टोंस दी गई थी। इमरान खान साहब भी जब वजीर आजम थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। मैं तो लिखते लिखते कहते कहते थक गया, हर एक मुझे कहता था नहीं तुम गलत हो, लेकिन मेरी बात को दोनों ने कहा कि ये सही है। उस वक्त की पॉलिसी बिल्कुल गलत थी और ये उसी का वजह है। वजूहात बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे अल्फाज में लेकिन एक और बड़ी अहम बात ना, अफगान तालिबान तो सिराजुद्दीन हक्कानी तो सालिस बने थे ना जब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, और वो ये कहते थे, गारंटी देते थे कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो अफगान तालिबान के होते हुए टीटीपी मजबूत कैसे हुई, कैसे जुर्रत किया टीटीपी? जी बीबी, वो सालिस नहीं बने थे। उन्होंने आपकी और टीटीपी की मुज़ाकरात कराए, एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर ली। अब आपकी बातचीत आगे मस्बत या मनफी की तरफ जाए, वो आप दोनों का काम था। उसका अफगान तालिबान के साथ ये काम नहीं था। इनफैक्ट अफगान तालिबान ने तो सारे उन ममालिक को कहा जिनके खिलाफ दहशतगर्द बरसरे वो क्या कहते हैं लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं, मसलन चीन है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, रूस है, इन सब को कहा कि भाई आपके जो खिलाफ लोग लड़ रहे हैं उनके साथ बातचीत कर ले तो आपके मसाइल ठीक हो जाएंगे। हमें भी कहा, वो सारे ममालिक इनकारी हो गए। उन्होंने कहा नहीं, इनके साथ हम बात नहीं करते, सिर्फ हम राजी हो गए। हमने कहा हाँ हम बात करते हैं। तो ये आपके ऊपर ठोंसा नहीं गया, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। तालिबान ने बेशक अमेरिका के साथ वादा किया था कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि उन्होंने ये मस्बत इशारे इसलिए दिए कि जब हम बरसर इक़्तिदार आ जाए तो हमें दुनिया तस्लीम कर लेगी। अब दुनिया ने 1.25 साल से ज्यादा हो गया, एक मुल्क ने भी तस्लीम नहीं किया। लेकिन तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं ना। अब अगर मुझे बात मुकम्मल करने दे तो आपके सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा। तो अफगान बिल्कुल अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे अगर दुनिया उसे कबूल तो कर ले कि वो हुकूमत है। दुनिया तो अभी तक अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम की तरह ट्रीट कर रही है। तो उनका इतना बस नहीं है कि वो हर एक ग्रुप के साथ लड़े, उनके साथ जंग करे। आपके टीटीपी के साथ उनके गहरे रवाबित हैं। पहले जब वो ताकत में नहीं आए थे तो उनके लोग तालिबान आपके यहाँ नहीं थे, पनाह नहीं ली थी, आप उनको लुक आफ्टर नहीं कर रहे थे। तो अब टीटीपी की जरूरत है, वो उन लोगों को जगह दिए हुए हैं जैसे दूसरे मुल्क के मुखालिफ लोगों को ITM और दूसरे लोग हैं वो भी तो वहाँ बैठे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि जब तक तालिबान, अफगान तालिबान की मैं बात करता हूँ, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब तक उनको रिकॉग्निशन न मिले वो इस पोजीशन में पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली नहीं होंगे कि वो इन दहशतगर्दों से अपने मुल्क को खाली करवा दे। तो अब मतलब कि अल्टीमेटली इसका खमियाजा फिर पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसके बाद सवाल ये बनता है तो फिर क्या जी देखिए, पाकिस्तान की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फौज है, बहुत ताकतवर फौज है, बहुत ताकतवर मुल्क है। अपने दिफा हम खुद करेंगे, दूसरे को हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। देखिए, आपके दुश्मन भी हैं, दोस्त भी है इन ममालिकों में। तो जो आपके दुश्मन है वो लोग तो चाहेंगे कि आपका मगरिबी सरहद गर्म हो, आपकी फौज वहाँ उनके साथ लड़ती रहे। आप अपना दिफा करे, किसी को अंदर ना आने दे, फिर वो अपना अफगान सरजमीन कैसे इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ अगर आपके अंदर वो आ नहीं सकते। अब आपका बेसिक सवाल ये उठेगा
कि ये फिर कैसे आए, बॉर्डर से आते हैं या हवाई जहाज के जरिए आते हैं। तो वो हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है टू इंश्योर कि ये लोग किसी तरह भी पाकिस्तान के अंदर ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर अफगान उमूर अयाज आप मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दुनिया बदल गई मगर कश्मीरियों की किस्मत नहीं बदल सकी। मसला कश्मीर आज 75 सालों के बाद भी जूं का तूं है, बल्कि वादी कश्मीर में भारतीय जारियत ये बढ़ती जा रही है। लेकिन अक़वाम आलम ने आंखें बंद कर दी हैं। आलमी इदारे मुजरमान चुप साधे बैठे हैं और ह्यूमन राइट्स की किताबों के बाब कश्मीर पर आकर बंद हो जाते हैं। आज पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, तकरीरें हुई, भारतीय मजालिम की मजम्मत की गई, जैसा कि हर साल की जाती है। और इसी तरह मजम्मत पर मजम्मत आइंदा भी ऐसे ही होती रहेगी। लेकिन क्या इससे मसला कश्मीर हल हो जाएगा? मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज भारत सरकार का ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, जबकि कश्मीरी अवाम ऐसा नहीं सोचते, बल्कि तो अब तो दुनिया भी ऐसा नहीं सोचती है कि कश्मीर का जो मसला है ये वहाँ के अवाम का मसला है, भारत का मसला है। वो 75 सालों से जो लोग आज़ादी मांग रहे हैं, दुनिया भी अब चाहती है कि उनको आज़ादी मिले। अक़वाम मुत्तहिदा मान चुका है कि कश्मीरी अवाम जैसे और जिसके साथ रहना चाहे उसे रहने दिया जाए, यानी हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया जा चुका है। करारदादें पास हो चुकी हैं, लेकिन कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक़ आज तक नहीं मिल सका। यहाँ अक़वाम आलम का दोहरा म्यार भी भारत के हौसले बढ़ाता है। यही वजह थी कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके वादी कश्मीर को जेल बना रखा है। आज तक भारत की 9 लाख फ़ौज कश्मीरियों पर रोज़ जुल्म करती है, मगर दुनिया महज मजम्मत से काम चला रही है। आए रोज़ काबिज भारतीय फ़ौज आज़ादी के लिए उठने वाली आवाज़ों को जाली ऑपरेशंस करके खामोश करा रहे हैं। कश्मीरी ख़वातीन की इस्मत दरी हो या नौजवानों के घरों से उठाकर कत्ल करने के वाक़यात, ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम मरना तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। एक तरफ बंदूकों की गन गरज है, तो दूसरी तरफ कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी जो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। भारतीय बंदूकें थक जाती हैं, मगर कश्मीरियों के कांधे अपने प्यारों के जनाजे उठा उठा कर नहीं थकते। आखिर कब तक भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को दबा कर रख सकता है? कभी तो ये जुल्म की रात खत्म होगी और एक नई सहर आएगी। पाकिस्तान कश्मीर का सबसे बड़ा वकील है। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें क्यों कामयाब नहीं हो पाई? अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बड़ी ताकतें क्यों मसला कश्मीर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और सिवाय मजम्मत के मामला आगे नहीं बढ़ता? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित साहब, साबिक हाई कमिश्नर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपका। अब्दुल बासित साहब, जब भी 5 फरवरी आता है और मैं ये प्रोग्राम करती हूँ तो मैं हर साल पहला सवाल एक ही पूछती हूँ कि आखिर कब तक 5 फरवरी को हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक ही सवाल उठाएंगे कि क्या हाथों की जंजीरें बनाने से, ये मसला इस तरह प्रोग्राम्स में उठाने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सिर्फ इन बातों से, और ये जो 5 फरवरी है और फिर 27 अक्टूबर है, 13 जुलाई है और अब तो 5 अगस्त भी शामिल हो गए इस कैलेंडर में, इनको ऑब्ज़र्व करने से तो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलेगा। सितम ज़रीफ़ी मेरे ख्याल में तो यही है कि पाकिस्तान ख़ुद भी जो काम हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पाए, और हमने बहुत सी इनकन्सिस्टेंसीज दिखाई हैं। एक लिहाज से ल्यूकवार्म हमारी अप्रोच रही है पूरे कश्मीर तनाज़े के हवाले से, बहुत से मिस स्टेप्स लिए हैं। इसलिए जो क्रेडिबिलिटी हमें अपने हवाले से बहैसियत वकील कश्मीर के या एक प्राइमरी स्टेक होल्डर के हमारी होनी चाहिए थी। वी ऑल्सो लॉस्ट दैट क्रेडिबिलिटी ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट।
तो जब तक हम, जिससे आज हमारे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल बजा फरमाया कश्मीर की असेंबली से खिताब करते हुए कि जब तक हमारे पास एक जामे मजबूत मरबूत हिकमत अमली नहीं होगी, उस वक्त तक कश्मीर का तनाज़ा इसी तरह रहेगा, बल्कि और मुश्किल में पड़ जाएगा। जिस तरह के 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने गैर आईनी इक़दाम लिए हैं, उससे ऑब्वियसली मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं और अब मालूम नहीं होता कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अब्दुल बासित साहब, आप इस मामले को बखूबी डिटेल में, आप इस पर हमेशा बात भी करते हैं, इस मामले की गहराइयों को भी जानते हैं। आपको पता है जब वाजपेयी साहब पहली बार आए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब की दावत पर उन्होंने दौरा किया था यहाँ पर, उसके बाद फिर जब कारगिल का वाक़या हो गया था, क्या वो वाकई ऐसा मोमेंट था कि मसला कश्मीर हल होने जा रहा था अगर कारगिल का वाक़या नहीं होता? देखिए, कारगिल के वाक़े के बाद भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। मिसाल के तौर पर वाजपेयी दोबारा भी आए सार्क समिट में 6 जनवरी 2004 को, और फिर आप जानती हैं कि 6 जनवरी 2004 ही को वाजपेयी साहब की और अब प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की मुलाकात भी हुई थी, और उसके बाद एक बैक चैनल भी शुरू हुआ था जिसमें हमारी तरफ से तारिक अजीज साहब थे शुरू में। तो बैक चैनल पे भी कश्मीर और फिर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था। तो उस हवाले से तो कारगिल, मैं नहीं समझता कि कारगिल ने कोई मसले को ख़राब किया। ठीक है, कुछ अरसे के लिए बातचीत नहीं रही, हमारे यहाँ कू आ गया, उसके बाद मामला ज़रा बदल से गए, लेकिन फिर 9/11 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई 2004 के बाद। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भारत ने जो दो तरफा हमारे मुज़ाकरात होते रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए जम्मू और कश्मीर पे। हमने बहुत गंवाया है। मिसाल के तौर पर आप 6 जनवरी 2004 ही की स्टेटमेंट को ले लीजिए, उसमें हमने एक लिहाज से इम्प्लिसिटली ये एक्सेप्ट किया कि जम्मू और कश्मीर में जो स्ट्रगल हो रही है वो वायलेंस और टेररिज्म है। अगर आप उसको, उसके बाद आगे आ जाइए तो 16 जुलाई 2009 में जो शर्म शेख में स्टेटमेंट इशू हुई थी, उस वक्त यूसुफ गिलानी साहब हमारे वज़ीर आज़म थे और मनमोहन सिंह भारत की जानिब से थे। तो उसमें तो पहली दफ़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई जिसने कश्मीर का जिक्र तक नहीं था। और फिर आप आगे आ जाइए 10 जुलाई 2015 को ऊफा में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है, तो ये दूसरी बार हुआ कि उसमें भी जम्मू और कश्मीर का जिक्र नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने खुद इसमें अपनी कमजोरियां दिखाई हैं। और जहाँ तक कारगिल की बात है ना, मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए तस्हीह करता चलूँ कि भारत अक्सर ये दावा करता है कि जी कारगिल का वाक़या हो गया, लेकिन कोई ये भारत को याद नहीं दिलाता कि भारत ने खुद पहले शिमला, जो 1972 में एग्रीमेंट साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 में, भारत ने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए सियाचिन का वाक़या किया और सियाचिन की हाइट्स पे कब्जा। अगर भारत ने सियाचिन न किया होता तो पाकिस्तान को भी कतन कोई ज़रूरत नहीं थी कि कारगिल में जाते और अपना जो इलाका हमसे लिया गया था वहां वापस लेने की कोशिश करते। तो बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज अब शामिल हो गई हैं। तो अभी भी क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी अभी भी चल रही है? मेरे ख्याल में इस वक्त तो नहीं चल रही, लेकिन कुछ ममालिक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहाल हों, जो 4 अगस्त 2019 के थे। लेकिन मैं आपके शो के तवज्जुह से 2-3 बातें बड़ी क्विकली करना चाहता हूं ताकि लोगों को, जब तक देखिए पाकिस्तान खुद इस मामले को वो अहमियत नहीं देगा जो इसका मुतकाजी है, उस वक्त तक पाकिस्तान कश्मीर पे सही तौर पे डिप्लोमेसी कर नहीं सकता। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे एक स्पेशल इन्वॉय ऑन जम्मू और कश्मीर अपॉइंट करना चाहिए। ये पहली शर्त है कि हमारे यहाँ एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, तमाम कश्मीर के मामला को कोऑर्डिनेट करे। दूसरी बात जो मैं कहना आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का अबूरी आइन है 1974 का, उसमें आर्टिकल 2 को, उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत है वो आइनी एतबार से उनको रिप्रेजेंट करने के काबिल हो। और तीसरी जो रिकमेंडेशन है वो आर्टिकल 11 ही है इसी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत प्लेबिसिट एडवाइजर अपॉइंट कर सकती है। तो हम लोग ये काम क्यों नहीं करते? अगर भारत
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाह रहा है, तो ये प्लेबिसिट एडवाइजर जो होगा ये अपना काम शुरू कर देगा, ये लिस्टें बनाना शुरू कर देगा। मैं समझ सकता हूँ कि मतलब ये इसका एक लिहाज से एक दुनिया में बात तो उठेगी कि जी काम हो रहा है, रेफरेंडम करवाने की तैयारियां हो रही हैं, तो इस किस्म के इकदाम। तो अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात हमेशा बेहतर बनाने की बातें भी की जाती हैं, आज भी हमारे सियासतदान भी चाहते हैं, अवाम भी चाहते हैं, दोनों तरफ के, लेकिन क्या मामलात जो हैं वो इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि जब तक अब कश्मीर का मसला हल नहीं होगा दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? देखिए, तो बिल्कुल पत्थर की लकीर वाली बात है कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, आप कुछ भी कर लीजिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक बाहमी बेएतमादी की फजा है वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। मेरा अपना तजुर्बा भी यही कहता है कि मसला जम्मू और कश्मीर बुनियादी तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बाकी आप जितने भी देखिए, मासी इस बात की गवाह है कि हमने बहुत से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए, तकरीबन हर एरिया में लिए, लेकिन वी ऑलवेज कम बैक टू स्क्वायर वन, और फिर बात वहीं पे कश्मीर पे आके रुक जाती है। तो जम्मू और कश्मीर का तनाज़े के हल किए बगैर, और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब बायलैटरल स्पेस भी नहीं रही कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इंगेज करके इस मसले का निकालें। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सऊदी। क्या ये बात दुरुस्त है कि 2 फरवरी 2020 में जो वाक़या पेश आया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसमें दावा किया था जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसके बाद भी कोशिशें होती रहीं कि मोदी साहब किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन फिर ये रियलाइजेशन कराई गई कि अवाम का गम गुस्सा भी है और ये ठीक नहीं है ऐसे वक्त में मोदी का पाकिस्तान आना। 5 अगस्त के वाक़यात और फिर फरवरी 2020 का वाक़या, क्या ये बात दुरुस्त है कि मोदी साहब पाकिस्तान आना चाहते थे? ये तो ज़रूर है कि फरवरी 2021 में हमने एक सीज़ फायर एग्रीमेंट ज़रूर किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फरवरी पुलवामा के वाक़े के बाद या बालाकोट के वाक़े के बाद कोई भी ऐसी सूरत हाल बन सकती थी, क्योंकि 2021 में वहाँ पे भारत में इलेक्शंस होने जा रहे थे लोकसभा के, और जो पुलवामा का वाक़या है या बालाकोट के वाक़े को जो ड्रामा रचाया गया तो इसीलिए रचाया गया था कि बीजेपी को वोट दिलवाए जाएं, क्योंकि भारत में एंटी पाकिस्तान एंटी कश्मीर नैरेटिव बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। तो ये तो मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान वो हिंगलाज माता जो टेंपल है बलोचिस्तान में वहाँ चाहते थे, ऐसी खबर कोई बात नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ इस किस्म की एक सोच पाई जाती थी कि कश्मीर के तनाज़े को 20 साल के लिए बैक बर्नर पे डाल दीजिए। फिलहाल लोग ये भूल जाते हैं कि ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है नहीं, ये 15 मिलियन कश्मीरियों का मामला है, इस भारत की रियासती दहशत गर्दी का मामला है। वहाँ हर रोज आपने फरमाया वहाँ लोग शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान के परचम व कफन बना के दफनाए जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान किस तरह इसको बैक बर्नर पे डाल सकता है? मैं तो समझ से बिल्कुल बाहर है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 साल की उम्र में आज दुबई में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी मैयत को अब खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया जाएगा। एक ताकतवर फौजी हुक्मरान से सियासतदान बनने वाले परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी चैलेंजेस और तनाज़ात से भरपूर रही। अपने फ़ौजी करियर के दौरान SSG कमांडो परवेज़ मुशर्रफ ने भारत के ख़िलाफ़ 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा लिया, कारगिल वॉर भी लड़ी, कई अस्करी असाइनमेंट्स कामयाबी से पूरी की। उन्हें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ लगाया, मगर जल्द ही वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की आपस में बिगड़ गई, हालात बिगड़ गए और आर्मी चीफ बनने के 1 साल के बाद यानी 12 अक्टूबर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा और मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान करके आइन को मुअत्तल किया। खुद चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला, फिर जून 2001 में पाकिस्तान के 10वें सदर बन गए। सदर बनने के चंद महीनों के बाद अमेरिका में 11 सितंबर का वाक़या हो गया, ये हमले हो गए तो पाकिस्तान को अमेरिका का इत्तेहादी बनकर दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में कूदना पड़ा और ये उस वक्त के सदर मुशर्रफ का फैसला था। मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद ऑपरेशन और बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जिस पर आज तक सवालात उठाए जाते हैं। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आए तो मुशर्रफ ने एक बार फिर
मुल्क में इमरजेंसी लगाते हुए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल किया, जिसके खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक शुरू हुई, जिससे मुशर्रफ के इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर होती गई। फिर दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या भी परवेज़ मुशर्रफ के गले की हड्डी बना। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाई तो परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। मवाख़िज़े की कार्रवाई से बचने के लिए 2008 में परवेज़ मुशर्रफ ने सदर का ओहदा छोड़ दिया। परवेज़ मुशर्रफ 2007 तक यानी 9 साल तक आर्मी चीफ रहे और फौजी कमान हाथ से जाते ही उनके 8 साला दौरे सदारत का भी खात्मा हुआ। इक़्तिदार से बाहर होते ही परवेज़ मुशर्रफ पर आइन शिकनी समेत कई संगीन नौयत के मुकदमात बने, जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर चले गए। एक सियासी जमात भी बनाई मगर वो अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। वतन वापसी पर 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी तो मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा नहीं होने दिया और वो एक बार फिर मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई चले गए और फिर वापस नहीं आए। परवेज़ मुशर्रफ तो आज इस दुनिया से रुखसत हो गए मगर एक बहस अपने पीछे छोड़ गए हैं। मुशर्रफ का दौर इक़्तिदार कैसा था, इस पर आज भी मुख्तलिफ आरा हैं, आरा तकसीम हैं। मुशर्रफ का दौर खुशहाली का था या नहीं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।